वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का जो PT2 का पेपर है, सेशन रहेगा 2025-26, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये क्लास है 7th क्लास और सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्लास 7th का इंग्लिश का PT2 का पेपर सॉल्व करेंगे। टाइम रहेगा 1 आवर 30 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कुछ, तो इनको पढ़ लेते हैं। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 3 सेक्शन। सेक्शन ए रीडिंग 10 मार्क्स, सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, ये रहेगा हमारा 15 मार्क्स और लिटरेचर ऑल्सो 15 मार्क्स। और यहाँ लिखा है कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्योंकि ये सब कंपलसरी है, अनिवार्य है करने। चलिए हम शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। क्या दिया गया है? फर्स्ट जो सेक्शन हमने अभी पढ़ा था वो है रीडिंग से संबंधित, 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है कि हमने पैसेज यहाँ से पढ़ना है और बेस्ड ऑन द पैसेज हमें क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। पैसेज लिखा है कि द बैनियन ट्री इन माई नेबरहुड वाज द ओल्डेस्ट इन द एरिया, कि जो बैनियन ट्री है वो मेरे पड़ोस में है और वो जो है मेरे एरिया का सबसे पुराना जो है ट्री है, पेड़ है। इट्स थिक, और ये इट्स थिक मीन्स कि जो बैनियन ट्री है वो बहुत मोटा है। gnarled branches spread out like giant arms, और जो उसकी टेढ़ी मेढ़ी, gnarled मीन्स क्या होता है, यहाँ जी साइलेंट रहेगा। जो टेढ़ी मेढ़ी जो उसकी ब्रांचेज है, टहनियां हैं, वो क्या है, जैसे जाइंट मतलब होता है बहुत विशाल, बहुत बड़े लेवल पर उसकी जैसे भुजाओं की तरह से फैली हुई है। क्रिएटिंग अ डेंस कैनोपी, और बहुत ज्यादा घनी कैनोपी की तरह से फैली हुई है। दैट जो कि प्रोवाइडेड शेड इवन ऑन द हॉटेस्ट डे, और ये जो इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, ये इवन हॉटेस्ट डेज, बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में भी ठंडी ठंडी छांव प्रोवाइड करती है। चिल्ड्रन लव टू प्ले अंडर इट्स शेड, तो जो बच्चे हैं वो इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। देयर लाफ्टर echoing थ्रू इट्स लीव्स, और उनकी जो खेलते दौरान की जो हंसी है उसकी आवाज जो है पत्तियों के बीच से जो है सुनाई देती है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जो है, स्टॉर्म स्टॉर्म नहीं, स्टॉर्म तूफान, एक स्टॉर्म आता है, बहुत ही तेज तूफान आया। द विंड हाउल्ड एंड द रेन लैश डाउन, बहुत तेज जो है हवाएं चली और बहुत ज्यादा बारिश हुई। द banyan ट्री स्टूड फर्म, इट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स होल्ड इट इन प्लेस। जब बारिश आई, तूफान आया, तब भी वो जो बैनियन ट्री था वैसे का वैसे खड़ा रहा, और उसकी जो रूट्स थी, स्ट्रॉन्ग रूट्स, उसने उन्होंने जो है इस पेड़ को पकड़े रखा, उसी प्लेस पर बांध कर रखा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों, जो बैनियन ट्री होता है उसकी रूट्स जो है बहुत मजबूत होती है, वो इवन लटक जाती है और जमीन को पकड़ लेती है, तो इसकी वजह से वो वैसे का वैसे खड़ा रहा। व्हेन द स्टॉर्म पास, जब जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो खत्म हो गया, चला गया, तो द ट्री वाज स्टिल स्टैंडिंग, तब भी वो बैनियन ट्री जो है एज इट इज खड़ा था। अ टेस्टामेंट ऑफ इट्स रेजिलियंस, टेस्टामेंट होता है बच्चों सबूत, और रेजिलियंस होता है मजबूती या ताकत का, ठीक है, मजबूती का, ताकत का सबूत था। जो पेड़ खड़ा था वो ये बताता था कि जो है अब भी वह पेड़ जो है बहुत पुराना होने के बाद भी अब भी वह मजबूत है, इस बात का सबूत था वो पेड़। चलिए ये था हमारा पैसेज। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द बैनियन ट्री लोकेटेड, कि जो बैनियन ट्री था वो कहाँ पर लोकेट था, वो लिखना है। तो हम लिखेंगे द बैनियन ट्री, the banyan tree was located, the banyan tree was located near author's
ऑथर्स नेबरहुड। कि जो बैनियन ट्री था वो ऑथर के घर के मतलब पड़ोस में था। व्हाट डिड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री लुक लाइक, जो पेड़ की जो है बड़ी बड़ी शाखाएं थी वो किसकी तरह से दिखाई देती थी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ब्रांचेस द ब्रांचेस ऑफ द ट्री लुक लाइक जाइंट्स जाइंट आर्म्स, लंबी लंबी विशाल भुजाओं की तरह दिखाई देती थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू अंडर द शेड ऑफ द ट्री। सो आंसर विल बी द चिल्ड्रन loved to play under the shade of the tree। बच्चों को पेड़ की छाया के नीचे खेलना पसंद था। What happened one afternoon, कि एक दोपहर क्या हुआ वो लिखना है। तो वन आफ्टरनून यहाँ लिखा है बच्चों क्या हुआ था कि बहुत तेज जो है तूफान आया, तो यही लिखना है वन आफ्टरनून a strong storm blew in and the rain lushed down, बहुत तेज बारिश भी हुई। नेक्स्ट है व्हाट डिड द banyan tree stand as the testament to after the storm, कि जो banyan tree था वो किस चीज का सबूत था आफ्टर द स्टॉर्म। तो हम लिखेंगे कि the banyan tree stood as testament to its resilience after the storm, वो उसकी मजबूती का एक जो है सबूत था। किसमें? आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान आने के बाद भी, क्योंकि बहुत बूढ़ा होने के बाद भी मजबूती के साथ वह खड़ा रहा था। तो ये थे क्वेश्चन। आई होप कि बच्चों आप इन क्वेश्चन के आंसर समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है? रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। अभी हमने पोएम पढ़नी है और उसके बेस पर जो क्वेश्चन दिए गए उनको सोल्व करना है। यहाँ लिखा है कि द सन बीम्स डांस अपॉन द ग्रास, जो सन बीम्स जो सूरज की किरणें थी, सन बीम्स होता है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें वो जो है नाच रही थी अपॉन द ग्रास, घास के ऊपर। a gentle breeze begins to pass, gentle सुहावनी सी एक फ्रेश सी हवा जो है वो पासिंग कर रही थी, ठीक है, हल्की हल्की हवा बहने लगी थी। द बर्ड्स ऑल सिंग जॉयफुल ट्यून, और जो पक्षी थे वो सभी खुशी के साथ जो है गा रहे थे। बीनीथ द ब्राइट एंड द स्माइलिंग मून, किसके नीचे? पक्षी किसके नीचे गा रहे थे गीत? खुशी के गीत किसके नीचे गा रहे थे? ब्राइट और जो है स्माइलिंग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और चमकदार चांद के नीचे। तो ये थी हमारी कुछ पंक्तियां पोएम की। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट टू लाइंस। यहाँ जो फर्स्ट टू लाइंस दी गई है इनमें क्या राइम स्कीम है वो बताना। जैसे पास और ग्रास, यहाँ पर डबल ए की साउंड आ रही है, तो हम यही लिखेंगे कि द rhyme scheme the rhyme scheme of the first two lines is double A because, क्यों? क्योंकि grass and pass rhyme with each other, so this is the right answer।
The rhyme scheme of the first two lines is double A because grass and pass rhyme each other. Next है how is the moon described in the poem. मून को किस तरीके से बताया गया है, तो यहाँ दिया गया है ब्राइट एंड स्माइल मून, तो हम लिखेंगे कि द मून इज डिस्क्राइब्ड एज, डिस्क्राइब कैसे किया गया है, एज ब्राइट एंड स्माइलिंग, जो है हो गई। अब नेक्स्ट फाइंड आउट द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड डल। डल का जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है bright. So this way we have to solve the questions from the poem. Now next is section B and it carry 15 marks. Question जो है थर्ड है, क्या है, write a paragraph on importance of reading and importance of doing exercise. तो यहाँ पर बच्चों पैसेज लिखना है हम लोगों ने इनमें से किसी भी एक के बारे में। अभी हम इसको लिखेंगे बच्चों, देखेंगे कि क्या इसका एक करेक्ट आंसर हो सकता है। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। आफ्टर दैट जो है पैसेज और जो इस पेपर के क्वेश्चन है वो एक साथ सोल्व करेंगे ताकि हमें जो है वीडियो में कम टाइम लगे। पहले ये देख लेते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द verbs given in the brackets इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले तो बच्चों हमें रूल पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो उसमें होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा आएगा इज, एम, आर। ये इज और एम तो होते हैं जो सिंगुलर नाउन होते हैं और आर होता है प्लूरल नाउन के लिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट होता है। ये तो है बच्चों रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है, उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है हमारा। हमने क्या भरना है, या तो इज एम आर प्लस ये भरना है, इसको हम डार्क कर लेते हैं, या तो ये भरना है या फिर हमें प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है उसको भरना है। तो यहाँ पर इनमें से किसी एक को हमने भरना है। चलिए पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स डैश ऑर्गेनाइज अ प्ले and setting up the stage, they dash prepare for weeks to make everything perfect. The performer dash rehearse every day and their excitement dash grow. The sound in charge dash test in the microphones to check the sound quality. यहाँ पर हमने इनको भरना है, फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है यहाँ पर तो आएगा आर। द स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ लिखेंगे द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग, द स्टूडेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ प्ले, कि जो बच्चे हैं वो एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और सेटिंग अप द स्टेज, दे, दे क्योंकि लंबे समय से कर रहे हैं, फॉर अ वीक तो आएगा बच्चों यहाँ पर हैव प्लूरल के लिए यूज होता है तो दे हैव बीन, यहाँ पर बीन भी आएगा, हैज हैव प्लस बीन। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग for week to make everything perfect. The performer are, the performer are, यहाँ हम एक बार लिख लेते हैं, the performer are rehearsing every day and their excitement is growing. The performer are rehearsing every day and their excitement is growing. The sound in charge, जो sound in charge है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, इज टेस्टिंग द माइक्रोफोन टू चेक द साउंड क्वालिटी। जो साउंड इंचार्ज है वो माइक्रोफोन को चेक कर रहा है, उनमें क्या चेक कर रहा है कि माइक्रोफोन्स की साउंड क्वालिटी ठीक है या नहीं है। सो दिस वे हमने इसको फिल करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ग्रामर से रिगार्डिंग, वो दिया गया है मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 एंड देयर अपोजिट। हमें अपोजिट को मैच करना है।
जैसे कॉलम ए में क्या दिया गया, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी। और ये है डॉन, डॉन मतलब होता है कि या तो कह लीजिए जैसे सूर्योदय होता है, ठीक है, वो, या फिर भोर। लॉन्च मतलब होता है कि शुरू करना, ठीक है, या आरंभ। ब्लगिंग, ब्लगिंग मतलब फूला हुआ। और फ्लोट मतलब तैरना। तो अब इनके हमने अपोजिट लिखना है, जैसे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का हो जाएगा ऑर्डिनरी। डॉन तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर डस्क, क्योंकि इसको बोलते हैं अस्त या शाम, ठीक है। सो ये हो गया। लॉन्च का हो जाएगा हमारा हॉल्ट करना, ठीक है, रोकना, ये हो जाएगा हमारा। ब्लगिंग का हो जाएगा श्रिंक, सिकुड़ना, ये हो गया हमारा। फ्लोट का हो जाएगा सिंक, जिसको हम बोलते हैं डूबना। सो दिस वे हम इनको जो है मैच करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए बच्चों, मैंने ये कहा था कि ऊपर वाला जो है हम पैराग्राफ लिखेंगे, या हमने एक जगह पर लिख रखा है, उसको साथ साथ कवर अप करेंगे। तो इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं, फिर सभी को एक साथ करेंगे। सेक्शन सी में दिया गया लिटरेचर पार्ट, हमें कोई 5 क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है कि व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल ऑन द पेपर बोर्ड। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू मेक द पोएम मोर इंटरेस्टिंग। इनके जो बच्चों क्वेश्चनों के आंसर हैं, और वो जो हमने पैसेज लिखना था 100 वर्ड्स में, उनको हम अभी साथ के साथ देख लेते हैं क्या आंसर होने चाहिए। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इनके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, क्या इनका आंसर होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन थे, और अभी हमने कहा था कि एक पैसेज के बारे में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक पैसेज आपको लिखना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एक्सरसाइज, कि जो एक्सरसाइज है उनको करने का क्या-क्या फायदा होता है, एंड व्हाई एक्सरसाइज डूइंग एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एक छोटी सी कोटेशन से हमने शुरू किया है। कोटेशन कुछ ये है बच्चों की, डू नो डाउट कि हेल्थ इज वेल्थ, which is why there is saying a healthy mind resides in the healthy body। यहाँ बॉडी आएगा बच्चों, बॉडी आएगा यहाँ पर, कि जो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हेल्थ इज वेल्थ मतलब यदि हेल्थ अच्छी है तो हमारी वेल्थ भी सही रहेगी, मतलब हेल्थ है तो वही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए कहा गया है कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड बसता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। इट कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड एनर्जेटिक। एक्सरसाइज improves blood circulation, strengthens मसल्स एंड हेल्प्स मेंटेन अ हेल्दी वेट। अब एक्सरसाइज करने से क्या-क्या फायदा होता है, कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, एनर्जेटिक फील करती है, और बॉडी स्ट्रांग रहती है, और हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक रहता है, और हमारी मसल्स को ये स्ट्रेंथ देता है, और इसके साथ-साथ हमारे वेट को भी मेंटेन करता है। इट आल्सो बूस्ट इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रिड्यूसिंग द चांस ऑफ फॉलिंग सिक, और हमारे जो बीमार पड़ने का रिस्क है वो भी कम हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज रिफ्रेशेस द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। और जो फिजिकल एक्टिविटी है जैसे रनिंग है, वॉकिंग है, या फिर और कोई आप एक्टिविटी करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, और स्ट्रेस तनाव कम होता है, और हमें अच्छा फील होता है, कॉन्फिडेंट आता है। और इसी के साथ-साथ बच्चों, स्टूडेंट के लिए तो खास यहाँ पर बात कही गई है कि स्टूडेंट्स हु एक्सरसाइज रेगुलरली कैन कंसंट्रेट बेटर एंड परफॉर्म वेल इन स्टडीज। जो बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वो जो है अपने पढ़ाई पर और ज़्यादा बेटर तरीके से कंसंट्रेट कर सकते हैं, और एग्जाम वगैरह में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। By making exercise a daily habit, we can stay fit, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी थ्रू आउट लाइफ। तो यदि हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है, तो हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहेंगे, और हम एनर्जेटिक फील करेंगे। ये हमारा जो है पैसेज है। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स द पर्सनल डिटेल ऑन द पेपर बोर्ड। इसका रीजन था बच्चों की, क्योंकि पोएट ये चाहता था कहीं ना कहीं कि उसकी अपनी दुनिया से बाहर जब वो पेपर बोट जाएगी कहीं,
तो उसके बारे में लोग पढ़ेंगे, किसी को वो बोट मिलेगी तो वो उसके बारे में सोचेगा, कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर का वर्ल्ड जो है उसके आसपास के दूर के संसार था उससे भी वो जुड़ना चाहता था। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द पोएट राइट्स हिज नेम एंड द writes his name and the name of his village to send a piece of himself into the world, hoping that ये विश्वास करते हुए कि someone far away will find them, कि किसी को उससे किसी को वह बोट जो मिलेगी और फील अ कनेक्शन विद हिम, और जैसे ही वो उसके बारे में पोएट के बारे में डिटेल पढ़ेगा तो अपने आप को कनेक्ट फील करेगा। दिस एक्ट रिफ्लेक्ट अ चाइल्ड्स लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन, डिस्कवरी एंड अ डिजायर टू बी नोन बियॉन्ड देयर इमीडिएट वर्ल्ड। उसकी ये इच्छा थी कि लोग उसके साथ जुड़े उस एक पेपर बोट के थ्रू और जो उसे खोजे, और उसके मन में एक डिजायर थी कि जो है वो अपने इमीडिएट वर्ल्ड से परे, जो उसके आसपास का वर्ल्ड है उससे दूर जो है जाकर वो जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू मेक इन द पोएम मोर इंटरेस्टिंग। सेम पोएम है बच्चों, द पेपर बोट, उसी में से ये भी क्वेश्चन है कि पोएट जो है इमेजिनेशन और रियलिटी को कैसे मोर इंटरेस्टिंग करता है बताना है। द पोएट ब्लेंड reality of making and floating paper boat with imagination, such as boat reaching strange land, cloud racing and fairies sailing, creating an enchanting narrative that elevates the poem charms and depth. This is the right answer. Now, next third question. What is third question? Make a list of the states सना विजिटेड इन द पोएम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, की जो हमारी चैप्टर था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें सना कुछ स्टेट्स में उसने विजिट किया था, उसने थ्रू द लेटर हमें बताया है। तो वो कौन कौन से थे, तो उसमें था बच्चों जैसे अरुणाचल प्रदेश, उम, कश्मीर भी था, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आ गया है अरुणाचल प्रदेश 2 बार आ गया, तो हम यहाँ पर कश्मीर लिखेंगे। कश्मीर गई थी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में गई थी एज़ पर द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइट सना हैव लर्न्ड फ्रॉम द हर ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। उसने थ्रू आउट द कंट्री जब वो अक्रॉस द कंट्री जब वो घूमी, ठीक है, अपने लेसन के थ्रू उसने जो बताया है, सना ने हमारे देश के बारे में क्या-क्या सीखा? हाउ वुड इट इम्पैक्ट ऑन हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री। और जब वो घूम रही थी तो उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग पर कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो वो क्या था वो बताना है। सना माइट हैव लर्न्ड अबाउट इंडियाज़ डाइवर्स लैंडस्केप। देखिए बच्चों, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो अ, बात की जाए तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे अ, हिली एरिया भी है, प्लेन एरिया भी है। इसके बाद देखेंगे तो डेज़र्ट भी है, रेत भी है हमारे यहाँ पर, प्लेटो भी है, इसके अलावा कोस्टल एरिया भी है। तो ढेर सारी हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और हर जगह पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट पीपल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें जो है शना जान पाएगी। जैसे यहाँ लिखा है डाइवर्स लैंडस्केप, कल्चर एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, हर जगह के अपने अपने बच्चों एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, तो सना ये सब जान पाएगी। दिस वुड हेल्प हर अंडरस्टैंड द कंट्रीज रिचनेस, और उसे ये भी पता चलेगा कि हमारे जो कंट्री है किस तरीके से एनवायरमेंटली रिच है, एंड द नीड ऑफ केयर फॉर इट्स पीपल एंड नेचर। और इसके साथ साथ वो जान पाएगी कि हर जगह के जो अलग अलग लोग हैं उनका नेचर कैसा है और उनकी आवश्यकताएं क्या क्या है, ये सब वो जान पाएगी। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं हम कि व्हाई व्हाई डिड मिस्टर शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन। तो मिस्टर शर्मा को विश्वास नहीं हुआ जब आनंद ने अपनी टाइम मशीन के बारे में बताया था, ऐसा क्यों? तो हम यहाँ लिखेंगे कि मिस्टर शर्मा डिड नॉट बिलीव it when Anand told him about the time machine because Boppa was nowhere to be seen and he assumed that he had run out. So जो शर्मा को इसलिए विश्वास नहीं हुआ क्योंकि टाइम मशीन के बारे में जब बताया तो उसको लगा कि बोप्पा was nowhere,
बोपा अभी कहीं नहीं है, टू बी सीन उसको देखा नहीं जा सकता है। ही assumed that he had run out. नेक्स्ट है what prompt Anand to create a burglar alarm. Anand was prompted to create the burglar alarm because of a number of theft in the locality. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी जो है थेफ्ट चोरियां वहां पर उनके लोकेलिटी में हो गई थी। तो बच्चों ये था हमारा पेपर क्लास 7th। आई होप कि आप सभी को ये पेपर जो है अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल and press the bell icon so that you will get all the notification of upcoming videos. Now thanks for watching, take care and bye.